हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेसी पार्क। स्वागत है आप सबों का तहे दिल से लिटरेसी पार्क चैनल में। जैसा कि पता होगा कि ये हमारा जो लिटरेसी पार्क का चैनल है, हम सब का जो लिटरेसी पार्क का चैनल है, ये चैनल स्पेशली डिज़ाइन किया गया क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए। जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बेहतर प्रोजेक्ट के साथ, एक बेहतर टीम के साथ आपके बीच अपनी कुछ सेवाएं दे रहे हैं। अगर अच्छा आपको सेवा लग रहा हो तो इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करिए। बढ़ाने का मतलब हो गया थोड़ा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा लाइक करिए और थोड़ा सा प्रयास करिए कि कमेंट करिए ज़रूरत पड़े तो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, जो भी हो, आप सबों को हैप्पी छठ। क्योंकि पता होगा कि हिंदू मैथोलॉजी में खास करके बिहार के और यूपी के जो रहने वाले लोग हैं, झारखंड में भी, उनके लिए एक महापर्व मनाया जाता है छठ। उसी छठ की शुभारंभ हो चुकी है। तो ये सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। उगते सूरज, डूबते सूरज, पहले दिन डूबते सूरज का, फिर उगते सूरज का। और हम प्रार्थना करेंगे उन उगते सूरज और डूबते सूरज से कि आपके जीवन में भी कुछ खुशहाली लाए, खूब खुशहाली लाए और आप खूब तरक्की करें। लेकिन 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 10th के बच्चे, आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, खुशहाली से ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ना। खुशहाली तो मिल ही जाएगा, पढ़िएगा तो खुशहाली मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपका टाइम कम है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बचे हुए टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए रिवाइज करने का, चैप्टर को पढ़ने का, क्वेश्चन बनाने का। तो इसी सिलसिले को हम लोगों ने आपके लिए शुरू किया एक सफ़र को, और ये सफ़र का नाम क्रैश कोर्स है। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि इस क्रैश कोर्स का क्या महत्व है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स के तहत आपको 25 दिन के अंदर, 25 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, मेरा वचन है। और वो 25 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा एसएसटी कवर होगा विथ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन भी बनाइएगा, ये मेरा वादा है। आप क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। लेकिन आप एक बार मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके इस मामले को, इस माहौल को, इस सीरीज को आप थोड़ा दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी करेज मिले, हमारे लिटरेसी पार्क चैनल के टीम को करेज मिले, ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। इंग्लिश का आपके साथ जुड़ा हुआ है, पता ही होगा। इंग्लिश में जो जो टफ चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अमित सर आपको करवा रहे हैं। और ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यानी मैं, सुमित सर, क्लास 10th के लिए फुल, आप देख रहे होंगे, सिलेबस के साथ आपको 25 दिन के अंदर क्रैश कोर्स के तहत हम आपको करवाएंगे, जो कि 2023-24 के बच्चे के लिए जरूरी है। तो आज का हमारा ये सफर शुरू होता है, पहला डे, फर्स्ट डे आप यूं समझिए, हम जो चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं वो चैप्टर आप देख लीजिए। वो चैप्टर आपका सिविक्स का है। चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग। आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जानते होंगे, बहुत बेहतर चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। हमने सोचा किसी से शुरुआत किया जाए, सिविक्स से शुरुआत किया जाए। तो इसी पावर शेयरिंग के चैप्टर को पावर के साथ हम लोग शुरू करते हैं, एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, काफी क्वालिटी के साथ शुरू करते हैं। और मेरे साथ आप 15 से 20 मिनट बस बने रहिएगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मेरी अभी तक की बात को अगर हटा दे तब 15 से 20 मिनट, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक लगभग 4 मिनट आपसे बात कर चुका हूं। तो इसको आप हटा लीजिए। उसके बाद 15, 17, 18 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। आप सोचिए 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करके दे रहा हूं, कितनी बड़ी बात है आपके लिए, खुद आप सोच सकते हैं। तो ये हमारा शुरू होता है आज का डे 1 वचन के साथ। लेकिन आपको भी दिखानी पड़ेगी वो जुनून, वो जज्बा, कि आप भी पढ़ करके, सॉरी, घर पे बैठ करके पढ़ रहे हो, ताकि हमें लगे कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रहा है, कामयाबी की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। तो हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है। चलिए, हम लिटरेसी पार्क वाले भैया स्वागत करते हैं आपका सबका। और यहां से शुरू होता है सफर हमारा क्रैश कोर्स का। तो चलिए, मामला को बिना कोई देरी किए हुए, इस हथौड़े को हम आपके लिए चोट करने जा रहे हैं। लेकिन ये चोट आपके एग्जाम में इतना ठोस बनाएगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा
या आपने कैसे ये अद्भुत इतना बड़ा काम कर दिया। सोचिए 25 दिन में एसएसटी कंप्लीट। डन डन डन। शुरू चैप्टर। पहला पॉइंट्स, व्हाट इज अ पावर शेयरिंग। सबसे पहला आपके लिए एक पॉइंट्स है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। छोटा सा सवाल है, पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग क्या है? देखिए, पावर शेयरिंग रेफर्स टू द शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जैसा भी आप कहना चाहें। मतलब पावर शेयरिंग क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है। पावर शेयरिंग एक डिवीजन होता है जिसमें हम पावर को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। बस सिंपल सी बात, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो करना चाहे, है ना। लेवल में कर दीजिए, डिवीजन में कर दीजिए, सोसाइटी में जो अलग अलग हमारा डिवीजन बना हुआ है, इन सबों के बीच में पावर को शेयर करना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। इतना इजी सवाल तो आपसे बोर्ड पूछने वाला रहा, ये सब तो पूछेगा ही नहीं आपसे, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए खाली समझ लेना है। जैसे घर में मम्मी पापा दादा दादी में सबके बीच में पावर बटा होता है, बस ऐसे समझ लीजिए कि देश में भी पावर को क्या कहता है? बांटा जाता है, ताकि देश को स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। अब ये पावर शेयरिंग का स्टोरी जो हमें समझना है, वो दो देश का स्टोरी समझना है बुआ। एक समझना है पहला बेल्जियम का, दूसरा समझना है श्रीलंका का। सबसे पहले शुरू करते हैं बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा पिद्दा सा कंट्री है, सोच सकते हैं बहुत पिद्दा सा कंट्री है। और लिटिल ओवर 1 करोड़ के आसपास की जो है आबादी है। सोचिए 1 करोड़ की आबादी है। हम लोग बिहार वाले हैं, बिहार में 10 करोड़ आबादी है। सोचिए हम लोगों से कितना कम है। हरियाणा वगैरह जो हमारा दिख रहा है ना, उससे भी कम आबादी का है ये। आपको ये मैप दिख रहा होगा जिसमें आपको कलर किया हुआ दिख रहा होगा, ये रेड कलर दिख रहा होगा, आपको ये येलो कलर दिख रहा होगा, और ये बीच में हल्का पिंक कलर दिख रहा होगा, और इधर ग्रीन कलर दिख रहा होगा। मैं आपको 1 मिनट के लिए समझा देता हूं। ये जो आपको रेड कलर साउथ में दिख रहा है, ये जो साउथ वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या अंतर है जरा गौर कर लीजिए। जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, यहाँ पे इस रीजन को हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। और साउथ में जो दिख रहा है, इसको हम लोग वेलोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वेलोनिया बोलते हैं। अब यहां पर कौन रहता है, यहां पे कौन रहता है, जरा इसको गौर करिए। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जर्मन लोगों के लिए, ये किन के लिए है? जर्मन लोगों के लिए। तो जरा गौर करिए, देखिए जो दिख रहा होगा फ्लैंडर्स डच वाला पार्ट है, यानी ये एरिया में डच लोग रहते हैं। कौन रहते हैं इस एरिया में? डच लोग। इधर कौन रहते हैं? फ्रेंच लोग। ठीक है, इधर कौन रहते हैं? जर्मन लोग। कौन रहते हैं? जर्मन लोग। और ये वहां का कैपिटल है ब्रसेल्स, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, ब्रसेल्स। ये आपका बेल्जियम है। अब इसके आसपास के देश को देख लीजिए। नॉर्थ में नीदरलैंड है, अगर आप इसके ईस्ट साइड में आ जाएगा तो जर्मनी है, साउथ साइड आ जाएगा तो आपको फ्रांस दिख जाएगा, और थोड़ा सा भी साउथ और ईस्ट पार्ट में आ जाइएगा तो ये आपको लग्जमबर्ग दिख जाएगा। यानी नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। एमसीक्यू यहां से उठा देगा आपको, एमसीक्यू आपको यहां से उठा देगा। क्या उठा देगा एमसीक्यू? कि उसके कंट्री के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो ये आपको समझा देना। तो दो रीजन हो गए बुआ। सबसे ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेमिश रीजन। नीचे वाले को क्या बोलोगे? वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में कौन रहते हैं? फ्रेंच। और डच कौन से रीजन में रहता है? फ्लेमिश रीजन में रहता है। और ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम के ईस्ट साइड में छोटे से जगहों पर जो जर्मन स्पीकिंग वाले लोग हैं वो रहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे ये बात। आइए देखिए, ये आपके लिए मैंने छोटा सा एक ग्राफ कर दिया है, जिसके माध्यम से शायद आप समझ पाएंगे दनादन टकाटक। जो समझना चाहे आप समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी समझदारी से ही मेरी क्वालिटी बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। आपकी समझदारी बढ़नी मतलब मेरी क्वालिटी में इनहेंस होना, मतलब मैं उस लायक हूं जो आपको समझा पा रहा हूं। आइए देखिए, 59% डच स्पीकिंग लिव इन द फ्लेमिश रीजन, ऊपर वाला पार्ट डन। आइए 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग लिव इन द वेलोनिया रीजन, मतलब वो रेड वाला पार्ट डन। ब्रसेल्स वहां का कैपिटल, ब्रसेल्स वहां का कैपिटल जहां पर 80% लोग रह रहे हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग है, और वहां पर 20% लोग जो है वो डच बोल रहे हैं। यानी कि कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच बोल रहे हैं। डच स्पीकिंग वेयर मेजोरिटी इन कंट्री, नो डाउट। बताइए भैया, जिसकी आबादी 59% है कंट्री में, तो मेजोरिटी तो वही होगा, और 40% जो बच गया वो क्या? माइनॉरिटी में। लेकिन जो कैपिटल में है वो कहानी उल्टा हो जाता है। कैपिटल में क्या उल्टा हो जाता है सर? तो कैपिटल में सर ये उल्टा हो जाता है कि जो डच बोलने वाले ज्यादा हैं वो कैपिटल में कम है। तो कम कितने हैं? तो कम है 20%। और ज्यादा कौन है? तो ज्यादा है फ्रेंच वाले। जो फ्रेंच कम्युनिटी वाज माइनॉरिटी इन कंट्री बट इट वाज रिच एंड पावरफुल। भैया भले आबादी कम है लेकिन पावर ज्यादा है। सोचिए, आज के समय में पावर का ही सबसे ज्यादा वैल्यू है, नहीं?
तो सोचिए, इनकी संख्या भले कम है लेकिन ये पावरफुल ज्यादा है, पैसा इनके पास ज्यादा है, इसलिए ये चाहता है ना कि हम अपनी पावर को, अपनी देश की पावर को हम अपने पे बना कर रखें और हम अपनी पावर को डोमिनेंट करें किस पे, अब डच पे। अब बताइए, डच कहेगा भैया मेरी आबादी ज्यादा है तो हम डोमिनेंट करेंगे तुम पे। अब टेंशन समझ में आ गया, एक की आबादी कम लेकिन रिच, पावरफुल, पैसा वाला, और वो चाह रहा है कि मेरी पावर बने, हम सरकार बनाए, हम देश को चलाएं, हम राज्य को चलाएं। लेकिन एक तरफ जो ज्यादा आबादी वाला है वो कैसे आपको टिकने देगा भैया मेरे। इसी वजह से 1950 से लेकर के 1960 के बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में जबरदस्त टेंशन चला, भयानक टेंशन चला, लेवल का टेंशन चला। और उसी लेवल को खत्म करने के लिए दिखा दिया 1950 टू 60 टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज वेयर सर्व इन द ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में भी उल्टा कहानी था, क्योंकि ब्रसेल्स एकदम विपरीत कहानी के तौर पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी में कंट्री में वो माइनॉरिटी में, और जो माइनॉरिटी में वो मेजोरिटी में। डन डना डन टक टका टक। आइए अगला, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब भैया जब ये प्रॉब्लम है तो सुधारना है हमें ना, पावर शेयर करना है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पावर शेयर का मतलब यही है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन कैसे? पावर को शेयर करो, क्योंकि यहां पर एक चाह रहा है हम पावर खींच ले, दूसरा कह रहा है हम पावर खींच ले, तो दोनों को मिलकर कह रहा है कि रुक जाओ, दोनों को पावर बांट देंगे, दोनों को लड्डू मिल जाएगा, दोनों भैया शांत हो जाओगे। यहां मेन लड्डू का बात चल रहा है कि हम ले कि हम ले। आइए, accommodation in Belgium, they recognize that exist of regional and cultural difference। कोई डाउट आपको? क्या यहां पर लगता है ना आपको कि बेल्जियम में डिफरेंस था? डिफरेंस था रीजनल बेस पे, एक नॉर्थ में एक साउथ में रह रहे हैं, और दूसरा कल्चर के डिफरेंस पे, एक का लैंग्वेज अलग है दूसरे का लैंग्वेज अलग है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो हम लोग एकमोडेट करते हैं। एकमोडेट का मतलब होता है सुधार करना, उस व्यवस्था को बेहतर करना। और दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, पता होगा 1970 से लेकर के बहुआ, ध्यान से सुन लीजिए, 1990 तक लालियों लालो जो भी हैं देख लीजिए, 4 बार संविधान को क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। सोचिए, कभी इसका पावर बढ़ जा रहा, कभी उसका घट गया, कभी उसका बढ़ गया, कभी उसका घट गया, तो कुल मिलाकर के 4 बार संशोधन किया गया। कितने बार किया गया? 4 बार। डन डना डन। अब 1993 में 1993 में याद रख लीजिएगा इसको, 1993 में कुछ एलिमेंट्स लाया गया जिसे बेल्जियम मॉडल के तौर पे माना गया। 1993 में देखिए, मॉडल का मतलब होता है जो आगे चल करके एक प्रेरणा का स्वरूप बन जाए, प्रेरणा का एक रूप बन जाए, वो बन जाता है मॉडल। यानी मॉडल वो होते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिल जाए। बेल्जियम में इतना प्रॉब्लम्स था लेकिन इतना बेहतर रूल लाया गया, इतना बेहतर कंडीशन लाया गया कि वहां पर पूरी तरीके से माहौल बंद हो गया, शांत हो गया। देखिए क्या लिखा है, पहला 4 हम लोग पढ़ने वाले, 1 2 3 4, 4 हम लोग पढ़ने वाले। पहला क्या हुआ? एलिमेंट्स में क्या क्या लाएगा? नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर कर दिया, तुमको जितना सीट उसको भी उतना सीट। मामला ठंडा। भैया यहाँ कौन कंप्रोमाइज किया होगा? डच वाला, क्योंकि उसकी आबादी ज्यादा थी। यहाँ कंप्रोमाइज कौन किया? डच वाला। दूसरा, मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल सबसे ज्यादा पावरफुल था वो बोला भैया हम नहीं, अब तुमको भी कुछ दे रहे हैं, मतलब स्टेट को भी पावर दे दिया, स्टेट के पास भी कुछ पावर आ गया। दूसरा, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, यानी राजधानी में एक अलग सरकार, वैसे ही वहां पे ब्रसेल्स में एक सेपरेट सरकार बना दिया गया और वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। यानी यहां कौन कंप्रोमाइज किया होगा? यहां फ्रेंच वाला किया होगा। भैया क्यों? क्योंकि फ्रेंच वाले की संख्या ज्यादा थी, 80% था और ये 20% था। तो जब कंट्री वाले में डच किया तो यहां पर किसको करना था? ऑब्वियसली यहां पर फ्रेंच वाले को करना था। और कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बनाया गया, जैसे अपने है ना लोकल गवर्नमेंट, अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, गांव में, पंचायत में, ग्राम पंचायत, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, आप देखे होंगे नगर निगम वगैरह, तो वैसे ही वहां पर एक अलग से सरकार बनी जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। डन डना डन। मेनी कंट्री ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू, पता होगा इतना बढ़िया मॉडल बन गया, इतना शानदार बन गया, इतना खूबसूरत बन गया कंट्री, इतना शांत हो गया माहौल कि जो ईयू बना ना, यूरोपियन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बनाया गया। ये आपका एमसीक्यू सवाल है, ये आपका एमसीक्यू सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईयू। ईयू का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसेल्स। ईयू का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसेल्स। और ये आपका लॉन्ग आंसर का सवाल हो जाएगा बेल्जियम मॉडल के बारे में, एकमोडेशन, ये आपका लॉन्ग आंसर का होगा। टक टका टक एंड डन डना डन। आइए पॉइंट नेक्स्ट बुआ, अगला। आइए अब अपने पड़ोसी देश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका भैया आप जानते होंगे सभी, श्रीलंका कहाँ है? भारत का जो साउथ पार्ट जो दिख रहा होगा उसी के जस्ट नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। इट इज आइलैंड नेशंस, आइलैंड है पता ही होगा। आइलैंड मतलब होता है कि जो भूमि ऐसा हो जो चारों ओर किससे? समुद्र से घिरा हो, वाटर से घिरा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको आइलैंड बोलते हैं। तो श्रीलंका भी क्या है? पूरा का पूरा घिरा हुआ है, तो आइलैंड है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, फिर भी कमी है हम लोगों के। हमारे यहाँ क्या होता है, भारत जैसे देशों में
एक साल में 2 करोड़ आबादी जन्म हो जाती है। भैया हम लोग हर साल एक श्रीलंका पैदा कर देते हैं, सोचिए आबादी के मामले में। चलिए जोक था, जोक मतलब सही ही है, बस जोक के फॉर्म में बताया गया। अबाउट द सेम आज हरियाणा, जितनी हरियाणा के, और उससे आधा था कौन, उससे आधा कौन था बताइए जल्दी, ब्रसेल्स, सॉरी बेल्जियम। श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब छोटा सा ही देश है लेकिन डाइवर्सिटी है। कहा जाता है ग्रुप्स ऑफ सिन्हाला स्पीकर, वहां पर 2 स्पीकर हैं, एक सिन्हाला स्पीकर है जिनकी आबादी 74% है, और एक तमिल स्पीकर है जिनकी आबादी 18% है। सिन्हाला वाले की 74, तमिल वाले की 18%। और इसमें भी 2 ग्रुप बना हुआ है, देखिए इस तमिल में भी बोआ 18% का भी 2 ग्रुप बना हुआ है। एक 13% है वहां के खुद रहने वाले लोग, और एक होंगे 5% वहां के नेटिव, सॉरी 13% वहां के नेटिव हो गए और 5% इंडियन तमिल हो गए, जो आपको आगे डिफाइन किया गया। श्रीलंकन तमिल 13%, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, 5% इंडियन तमिल, जो कि गए थे कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश समय था, ब्रिटिश सरकार थी, तो वो क्या करता था, प्लांटेशन करवाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता था, तो ये 5% वो लोग हो गए, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। अब इस मैप को क्यों देखना जरूरी है, क्यों देखना जरूरी है, देखिए ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका पार्ट हो जाता है सिन्हाला वाला, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ऑरेंज टाइप का कलर, ये हो जाता है तमिल का। नंबर अगला समझ में आ रहा है ना, ये तमिल का बात कर रहा है, ये तमिल का बात कर रहा है। ये तमिल लोग जो दिख रहे हैं ये कहां पे, तो आपसे पूछा जाए कि तमिल का लोकेशन कहां था, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, डन। और आपके एमसीक्यू सवाल में ये आपको देख लेना है कि कितना किनका परसेंट था, ये आपका एमसीक्यू सवाल बन रहा है। आइए अब आपका लॉन्ग आंसर सवाल यहां से बनेगा। भैया समस्या क्या हुआ, जैसे बेल्जियम में समस्या होगा कि लड़ाई कर लिया आपस में किस चीज को लेकर, सरकार को बनाने को लेकर, तो यहां क्या समस्या था, तो यहां पे भी 2 स्पीकिंग वाले, डच और फ्रेंच, सॉरी वो डच फ्रेंच वहां था, यहां पर कौन, सिन्हाला और तमिल। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, पता होगा कि 1948 हमारे से 1 साल के बाद, यानी हमारे मतलब भारत से 1 साल के बाद आजाद होने वाला वो देश था, लेकिन उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1956 में, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, याद रखिएगा, आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद उसने क्या किया कि 1956 में उसने क्या कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन को जब उसने पास किया ना, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में इलेक्शन तो हुआ, लेकिन उस इलेक्शन में पता है पावर जो ज्यादातर है, वो पॉलिसी जो बनाया गया मैक्सिमम, वो सिन्हाला के लिए ज्यादा बना दिया गया, फेवरेबल बना दिया गया, किसके लिए, सिन्हाला के लिए। बस आप दिमाग में इतने ही बात याद रखिए। By the Act passed 1956, Sinhala was recognized as only official language of the country, and preferential positions of this governmental jobs were given of the Sinhala। मतलब जितने भी सरकारी जॉब होंगे, जितने भी तरीके का सुविधा दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट से थ्रू, वो सब दिया जाएगा सिन्हाला को। तो भैया तमिल झुनझुना बजाएगा, उसको भी तो चाहिए, उसको भी तो चाहिए, वही उसी देश में रह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं आसमान से टपक गया, वो भी तो उसी देश का रहने वाला है, तो अब ये भी डिमांड करेगा भैया हमको भी चाहिए, हमको भी। अब वो तमिल तमिल नहीं रहा जो लुल्लू पुच्चू जैसा रहेगा, नहीं, अब तमिल मतलब तमिल, अब हमको भी चाहिए अधिकार। ऑल द मेजर लेड टू डिसेंट अमंग द तमिलियन कम्युनिटी व्हिच फाइनली कल्टिवेटेड विद द सिविल वॉर। अब इसको लग गया कि अधिकार जब नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे, लड़ेंगे मतलब हमें चाहिए अधिकार, और इसीलिए कंट्री में शुरू हो गया सिविल वॉर। क्या शुरू हो गया, सिविल वॉर। जानते होंगे देश के अंदर जब माहौल तनावपूर्ण बन जाता है, और वो तनावपूर्ण जब एक्सट्रीम फॉर्म में बन जाता है, आर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, आर्म्स रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी का नाम हम लोग देते हैं सिविल वॉर। तो जानिए, याद करिए, वहां पर शुरू हो गया क्या, सिविल वॉर शुरू हो गया। एंड डिमांडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। बोला भैया जब हमारा तुम देश में हमको अधिकार नहीं दे रहे हो, तो हमको अलग करो, हमको अलग कर दो, और अलग करके हमको एक स्टेट बना दो, यानी एक देश बना दो, एक राज्य बना दो, जो समझना चाहे। और वो कहां था बताइए, अभी जस्ट हम आपको बोले थे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में था ना इनका मैक्सिमम पार्ट, तो बोला कि हमको एक देश बना दो, तमिल एलम, तमिल एलम। लेकिन इनकी डिमांड को बार बार मांग दिया जा रहा था, मांग नहीं भरा जा रहा था, बार बार मांग किया गया, बार बार मांग नहीं भरा जा रहा था। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वेयर किल्ड इन द सिविल वॉर। अब बताइए जी भैया, लड़ाई होगा तो आदमी तो मरेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि ये आदमी जन्म ले लेगा लड़ाई में, लड़ाई में आदमी मरेगा ही, इसलिए भयानक लेवल पे मारकाट हुआ। We find that both the Belgium and Sri Lanka with the issues of power sharing differently। अब बताइए, अब आप पे सवाल हम छोड़ रहे हैं, दोनों जगह बेल्जियम में भी हम लोग पढ़ लिए, श्रीलंका में भी पढ़ लिए, क्या अंतर हुआ, श्रीलंका में पावर शेयर वन हैंडली किया गया, और बेल्जियम में पावर को दोनों में बांट दिया गया, इसलिए बेल्जियम में खूबसूरत देश बन गया, बेल्जियम में बेहतर देश बन गया। श्रीलंका 2009 में जाकर के सिविल वॉर खत्म होता है। सोचिए, भले इकोनॉमिकली डेवलप है, नो डाउट, वो डेवलप कर चुका है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह एक बुरे दौर से, बुरे फेज से निकल करके आया है। डच फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, श्रीलंका में क्या हो गया कि असर्टिव दैट बोथ द मेजॉरिटी कम्युनिटी लेड टू द एक्टिव सिविल वॉर, यूनिटी इंटीग्रिटी नहीं बन पाई, किसकी वजह से, पावर शेयर नहीं करने की वजह से। अब आप पे सवाल है, पावर शेयर क्यों जरूरी है, समझ में आ गया ना। पावर शेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि बेल्जियम बनना है, बेल्जियम मॉडल बनना है,
बताइए, इतना बढ़िया बन गया कि वहां पर क्या हो गया, ईयू का हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो शायद आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि ये आने वाले समय में होने वाले समस्याओं को, तनाव को, डिवीजन को खत्म कर देता है और सबको एक साथ लेकर के आगे चलने में मदद करता है। अब आपके लिए सवाल फिर से बन जाता है कि क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। यही बात है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के पीछे क्या कारण है, पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग, जरा गौर करिए। बस हम लोग इसके बाद बस लास्ट ही टॉपिक पे चलेंगे। देखिए कितना जल्दी चैप्टर को हम लोगों ने आपके लिए खत्म कर दिया। नीड ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जरूरी है, आपसे पूछ देगा, ये आपके लिए सवाल है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, हमें क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। या फिर सवाल है नीड ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्यों डिजायरेबल है, बिकॉज इसका दो रीजन है। ध्यान से सुनिए, ये आपका एमसीक्यू सवाल, सॉरी लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में ये पूछ देगा आपको, प्रूडेंशियल रीजन दे दे, मोरल रीजन दे दे। दो तरीके से जरूरी है हमें पावर शेयरिंग। सबसे पहला जरूरी है हमें कौन सा, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन किसको बोलते हैं, कहता है प्रूडेंशियल रीजन मींस दैट इट रिड्यूस ऑफ एनी चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में भी कौन रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, जो कहा जाता है बाय द अवॉइडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करेगा बताइए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सरकार एक फिक्स बनेगा, जब सरकार फिक्स होगी तो यूनिटी रहेगी कंट्री में, और जब यूनिटी रहेगी तो बताइए कंट्री का डेवलपमेंट भी हो पाएगा। सो द डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी कंट्री कैन बी ऑपरेसिव फॉर दिस माइनॉरिटी एंड कैन बी वीक ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द, मतलब समझिए सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए देश को किसके द्वारा चलाया जाएगा, डिक्टेटरशिप के द्वारा चलाया जाएगा, तो फिर क्या होगा, कंट्री में एक ग्रुप का बहुत ज्यादा बोलबाला होगा, दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि ये समस्याओं को सुलझाता है, ये समाज में होने वाले तनाव को खत्म करता है, किसी भी रीजन में हो रहे प्रॉब्लम्स को खत्म करने में प्रूडेंशियल रीजन जरूरी है, इसलिए जरूरी है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नीड्स फॉर प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल मींस इट्स क्या बोलिए, एक तरीके से क्या कहता है कि इट्स चांस टू क्या करता है, रिड्यूस करता है, इट्स चांस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। दूसरा क्यों जरूरी है भैया, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर ही नहीं शेयर करोगे, क्या मतलब डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबको पावर मिले, चाहे हमको मिले, तुमको मिले, सोशल ग्रुप में किसी को मिले, पॉलिटिकल पार्टी को मिले, जिसको जिसको मिलना है, सरकार को मिले, सबको मिले। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब पावर शेयरिंग हो जाती है, इसलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट मानी जाती है, आत्मा मानी जाती है। कहा जाता है एवरी सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटीज हैव राइट टू कंसल्ट बाय द हाउ एंड दे बी गवर्न, कैसे सरकार चले, कौन सरकार चलाए, कब चुनाव हो, क्या हो, नहीं हो, इसलिए जरूरी है मोरल रीजन। ऊपर क्या बोला, सरकार समाज में हो रहे तनावों को खत्म करने के लिए जरूरी दिया गया प्रूडेंशियल रीजन। यहाँ बोला हमको अधिकार चाहिए, तो अधिकार हमारा कौन रीजन हो गया बताइए, मोरल रीजन हो गया। एंड गवर्नमेंट शुड बी कैरी टू द कीपिंग इन द माइंड टू लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सेक्शन, और दिमाग में उसको रखना पड़ेगा इस बात को कि भैया जनता के लिए काम करो, नहीं तो जनता अगले बार आपको सेवा समाप्त कर देगा, जो सेवा शुरू किया वही सेवा समाप्त भी करेगा। इसलिए दोनों रीजन से जरूरी है। लॉन्ग आंसर बना लीजिएगा, 3 नंबर में रहेगा, याद रखिएगा, या लॉन्ग भी दे दे तो आपको अपने हिसाब से उसको कर लेना, या इस दोनों में अंतर दे दे, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन में। आइए आज का अंतिम सवाल, अंतिम पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर। अभी तो पढ़ रहा था पावर शेयरिंग, आप कहते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या होना चाहिए, तो पहले आप डनाडन याद कर लीजिए पावर शेयरिंग का फॉर्म, फिर उसके बाद उसको करेंगे हम लोग डिटेल, पहले याद करिए फिर डिटेल, पहले याद करिए फिर डिटेल। डेमोक्रेसी पावर शेयर इज वेरियस वेज, पहला पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डन, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग भी डिफरेंट सोशल ग्रुप, और अंतिम क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, इन सब के लिए जरूरी है क्या, पावर शेयरिंग। आइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको डिटेल कर दे, हालांकि डिटेल नहीं भी करेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप तो होशियार हैं, हमसे भी ज्यादा होशियार है। कहता है अ गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन, पता होगा गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून बनाना, एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसको चलाना, और एक होता है जुडिशियरी जो उसकी पालन करती है। इन सबों में पावर को सेपरेट किया गया, पावर इसलिए सेपरेट किया गया ताकि तीनों अपने अपने हिसाब से पावर का एंजॉय कर सके, पावर का यूज कर सके, ताकि एक दूसरे के बीच में कोई भागादौड़ी ना हो सके। इन सच सिस्टम वाज नॉन एज चेक एंड बैलेंस, क्योंकि तीनों को प्रेशर रहता है, तीनों एक दूसरे को चेक बैलेंस करते रहता है, चेक मतलब तीनों पे प्रेशर रहता है, ये गलत बना तो ये कैंसिल, ये गलत बना तो ये कैंसिल, ये गलत बना तो ये कैंसिल, ये ठीक किया तो अप्रिशिएट, मतलब कहने का हो गया कि चेक चलते रहता है। इसलिए चेक जब होता है तो चेक एंड बैलेंस रहता है, चेक एंड बैलेंस समझ रहे होंगे, मतलब बराबर में काम सब कर पाएंगे। अच्छा, इसी को हम लोग पता है ना, एक और नाम दिया जाएगा बुआ, इसी को चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग चेक बैलेंस के साथ साथ एक नाम और दिया गया, शायद नहीं दिया है, नहीं जिक्र किया, दिस सिस्टम आल्सो कीप इन द चेक एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दिस रिजल्ट इज मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर।
आपको बता दे रहे हैं, जज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कैन ऑल्सो फंक्शन, वही आपको बता रहे हैं कि कैसे जज को चुनते हैं हम लोग, मतलब हम लोग मतलब सॉरी कौन, गवर्नमेंट चुनती है। अब बताए गवर्नमेंट भी गलत करेगा तो जज उसको कहीं ना कहीं पनिश कर सकता है, उसके बनाए रूल रेगुलेशन को खत्म कर सकता है। तो सोचिए कौन पावरफुल हुआ, ये कहना मुश्किल है, इसलिए तीनों के बीच में पावर को सेपरेट किया गया। अब लाइन समझते होंगे ना, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। इस लाइन को यानी इस सिस्टम को हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, याद रखें, इसी को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं क्योंकि तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, तीनों अलग अलग पावर का अपना एंजॉय करते हैं लेकिन लेवल सबका एक ही होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब एक पता ही होगा आपको कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यहां पर क्या है, वर्टिकल है, एक सबसे ऊपर एक उसके नीचे एक सबसे नीचे, इसलिए कहा गया कि दी इन फेडरल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग फेडरल भी बोलते हैं। फेडरल का मतलब है जहां पर दो या दो से अधिक सरकार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। आइए, एंड द टू मेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन एंड सेंट्रल लेवल। स्टेट यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल की होती है सरकार, जिसको सॉरी सेंट्रल लेवल का भी सरकार बोलते हैं यूनियन को। और ये सेंट्रल लेवल के पूरे मामला को देखता है, रूल रेगुलेशन बनाने का काम पूरा सेंट्रल लेवल का करता है, और स्टेट जो होता है वो पूरे अपने स्टेट के अंदर का काम करता है। और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जो शहर के अंदर काम करता है, और एक ग्राम पंचायत होता है जो गांवों के अंदर काम करता है। यानी यहाँ पर पावर शेयर है किसमें, लेवल में, किसमें, लेवल में, सेंटर स्टेट लोकल, सेंटर स्टेट लोकल, सेंटर स्टेट लोकल। फिर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन, आपको पता होगा कि हमारे सोसाइटी में सॉरी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आपको पता होगा कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे वीकर सोसाइटी के लोग हैं। वीकर मतलब बहुत जो पीछे रह चुके हैं सोसाइटी में, सेक्स के आधार पर देखिए तो फीमेल पीछे रह गई हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोअर सेक्शन को ऊपर लाने के लिए भी उनको स्पेशली पावर शेयर किया गया है। क्योंकि लिंग्विस्टिक के आधार पर इतनी कम्युनिटीज है बने हुए, है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी देखिएगा तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनमें भी पावर दिया जाए ताकि वो डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट कर सके, ताकि सब अलग अलग ना सोच के सबकी मकसद सबकी सोच एक जैसी हो जाए, इसलिए जरूरी है। इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में देखिएगा रिजर्वेशन जैसा काम किया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रिजर्व किया गया, मतलब कई क्षेत्रों से सिर्फ लोअर क्लास के ही लोग SC ST ही खड़े हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़ने वाले भी इसके बारे में। और लास्ट, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पता होगा कि जो देश में सरकार बनाती है वो पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं मिलेगा अगर मान लीजिए पावर, तो कैसे वो चलाएगा, प्रेशर ग्रुप को भी हमको मिला हुआ है, और साथ ही साथ मूवमेंट्स करने का भी अधिकार मिला है। यानी इन डेमोक्रेसी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट, पता होगा कि हमारे यहाँ बेरिया दसान पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बहुत सारी पार्टी बनी हुई है। पीपल्स हैव फ्री टू वोट, हम लोगों के पास अधिकार है कि हम किसी को भी वोट डाल सकते हैं, हम किसी को आम इमली कदुआ बदुआ जो भी सबको किसी को वोट डाल सकते हैं, ढोकबा टाइप का हो बेहतू टाइप का हो, कोई भी हम किसी को डाल सकते हैं, हमारे पास अधिकार है वो। एंड गारंटी टू पावर इज नॉट सेंट्रल, इसलिए इससे क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक पावर, किसी एक शक्ति या सॉरी रिमाइंड मतलब किसी एक पार्टी के पास पावर ना चला जाए, डर बना रहे कि अगर काम नहीं अच्छा करेंगे तो अगले बार हटा दिया जाएगा, हमारे पास पावर सिर्फ नहीं होगा। समटाइम कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के आपस में सरकार बना लेते हैं, जिसको हम लोग अलायंस गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम लोग नॉन वोट उसको भी वोट देते हैं, दिस इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, इसी को हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको भी अधिकार मिला हुआ है, पार्टी को भी अधिकार मिला हुआ है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में ज्वाइन करती है, ये भी अधिकार मिला हुआ है। मेनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर, आप पता होगा कि जैसे अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले अपने बिहार में खास करके पटना में जो सफाई कर्मी थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, भैया अधिकार मिला हुआ उसको। वुमेन लोगों को लगा कभी भी उनके अनसेफ्टी की बात हो रही है, सेफ्टी उनको नहीं दिया जा रहा है, वो अधिकार है उनके पास कि वो क्या करे, प्रोटेस्ट कर दे। अब इंडिया में अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले 1.5 साल पहले याद होगा कि किसान ने जबरदस्त आंदोलन किया था किसान बिल को लेकर के, तो अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है उनको मिला हुआ। वही बात यहाँ पे भी कहते हैं कि जो सरकार पे दबाव डाल सके, एंड दिस इज चॉइस टू द इस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर डेवलप्ड। यहां पर आपका सो वी फाइंड दैट पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की खूबसूरती, डेमोक्रेसी के कपड़े को, डेमोक्रेसी के लिहाज को, डेमोक्रेसी की खूबसूरती को और बढ़ा देता है कौन, पावर शेयरिंग। तो यहां पर आपका चैप्टर हुआ खत्म, चैप्टर हो गया आपका खत्म। तो ये आप लॉन्ग आंसर में रख लीजिएगा कि कौन कौन सा फॉर्म है किसका, पावर शेयरिंग का। अब बताइए बच्चों 15 से 20 मिनट में हमने आपका चैप्टर खत्म कर दिया, तो ऐसे ही चैप्टर हम आपको खत्म करते चले जाएंगे, प्रयास करेंगे कि और कम समय में करें। तो आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट होगा मेरे बच्चे होने के नाते बढ़ाइए, थोड़ा सा व्यू बढ़वाइए, लाइक बढ़वाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डन, इसी वादे के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। हैप्पी छठ आपको। वही बात, जो भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, लेकिन घर पे पढ़ते रहना जरूरी है।
बाय बाय, टाटा।